10 raised to power 5 Newton by Coulomb per meter. What is the force and the torque experienced by a system having a total dipole moment of 10 minus 7 Coulomb per meter in the negative z direction? तो बताओ बच्चों, क्या समझ आई बात? डाइपोल को कहाँ रखा हुआ है हमने? यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म में? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड, यही क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम लोग। क्या से फील्ड में रखा है? ये लाइन क्या कह रही है? हाउएवर फील्ड इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली। मतलब डिस्टेंस के साथ साथ उस फील्ड में चेंज हो रहा है, फील्ड इंक्रीज हो रहा है, बट फील्ड की वैल्यू एक जैसी नहीं है। और इस नंबर का क्या मतलब है? 1 मीटर डिस्टेंस के चेंज से फील्ड की वैल्यू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन बाय कूलम्ब चेंज हो रही है। तो यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इस तरह से हम इस नंबर को लिखेंगे 1.27 क्वेश्चन के अंदर। हमें गिवन है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन डिस्टेंस, इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड भी कह सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, चेंज इन फील्ड विद चेंज इन डिस्टेंस, इसकी वैल्यू हम लोगों को 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन बाय कूलम्ब पर मीटर गिवन है। सेकंड हमें क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट गिवन है, सॉरी डाइपोल मोमेंट 10 रेज टू पावर -7 है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है ये। तो अभी दूसरी टर्म हमें गिवन है डाइपोल मोमेंट, गिवन डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, जिसका सिंबल होता है पी वेक्टर, और इसकी वैल्यू गिवन है 10 रेज टू पावर -7 कूलम्ब मीटर, 10 रेज टू पावर -7 कूलम्ब मीटर। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन द डाइपोल एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल। अब आप थोड़ा सा पीछे थ्योरी में जाइए। आपने थ्योरी में क्या पढ़ा था? थ्योरी में पढ़ा कि अगर हम एक यूनिफॉर्म फील्ड में, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो और हम उस यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखेंगे, डाइपोल के पास दो चार्जेस होते हैं, अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल पे टॉर्क लगता है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क भी लगता है और फोर्स भी लगता है। हमें यहाँ पे दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, F इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद चेंज इन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला यूज करना है, डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद चेंज इन डिस्टेंस। और टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है पी ई साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला है यहाँ पे पी ई साइन थीटा। तो आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये दूसरे वाला फॉर्मूला तो पता होगा, ये जिसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है ना, ये तो हमने डेरिवेशन ही करी थी पी ई साइन थीटा। यस सर। ठीक है ना। अब पहले इस दूसरे पार्ट का आंसर समझ लो बच्चों। इस क्वेश्चन में टॉर्क कितना लग रहा है, पहले दूसरे पार्ट को इजीली समझ लेते हैं, फिर फर्स्ट पे आएंगे। देखो टॉर्क निकालने के लिए जरूरत होती है पी की, ई की, और तीसरा फैक्टर इस एंगल थीटा की। और थीटा यहाँ पे एंगल था, हमने जब थ्योरी पढ़ी, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। थीटा वाज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करके आप देखना एक बार ये अच्छे से कि इसमें पी वेक्टर और ई वेक्टर में कितना एंगल होगा। रीड दिस स्टेटमेंट, 180 डिग्री। कैसे पता लग रहा है 180 डिग्री? यहाँ पे हाँ वेरी गुड, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखा हुआ है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, और हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है देखो वो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है कि वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपका एंगल थीटा 180 डिग्री सेट हो जाएगा, और एंगल थीटा 180 डिग्री होगा तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। इफ थीटा एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, this means torque acting on the dipole will be 0 in this case। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब बात आती है फोर्स कैलकुलेट करने की। तो फाइंड द फोर्स, मुझे ये फॉर्मूला यूज करना होगा
टू फाइंड द फोर्स, बच्चों हम लोगों को फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा, F इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चेंज इन गुड इवनिंग डिस्टेंस। सर। गुड इवनिंग। तो आप लोग बोलेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये तो हमने थ्योरी में नहीं किया था। बच्चों ये फॉर्मूला आया है डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर। डायमेंशनल एनालिसिस 11th फिजिक्स में करते थे ना, कि उसके हेल्प से फॉर्मूलाज को डेराइव कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे ये फॉर्मूला बना है। हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे बना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट, पी की यूनिट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट? कूलम मीटर। कूलाम मीटर। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर न्यूटन कूलाम। पर कूलम। और ये तीसरी इसकी यूनिट डीजेड, डीजेड है डिस्टेंस अलोंग दैट डिस्टेंस। डायरेक्शन, मीटर। मीटर। तो अब आप लोग कैंसिल कर सकते हो, देखो मीटर को मीटर से, कुलाम को कुलाम से, तो देखो किस चीज की यूनिट बच गई यहाँ पे, फोर्स की। फोर्स की। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है P इंटू डी बाई डी जेड। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखो एक बार क्वेश्चन को, यहाँ पे P की वैल्यू लास्ट लाइन में गिवन है, P की वैल्यू 10⁻⁻⁷ दी हुई है, और आपके पास dE बाई dz की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 10⁵ तो ये आप लोगों के पास dE बाई dz की वैल्यू है और ये P की वैल्यू है, और टॉर्क निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है फोर्स निकालने के लिए। सो फोर्स विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाई dE बाई dz, और P की वैल्यू है 10⁻⁻⁷, जहां dE बाई dz है 10⁵ तो ये 10⁻⁻² न्यूटन बाय कूलाम, सॉरी 10⁻⁻² न्यूटन, ये हम लोगों के पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। एक बार दोबारा हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से, ताकि स्टेटमेंट समझ आए और आंसर को फिर देख पाए। देखो क्वेश्चन था, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन थी। नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर नॉट कांस्टेंट, कहता है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, बट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है? 10⁵ न्यूटन बाय कूलाम पर मीटर चेंज हो रहा है। व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क, हमें बताना है फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा। अगर सिस्टम की डाइपोल मोमेंट है 10⁻⁻⁷ और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉर्क इजिली कैलकुलेट कर लिया। टॉर्क में तो PE sin थीटा वाला फॉर्मूला लगाया जो डेरिवेशन की थी, और थीटा हम लोगों का यहाँ पे एंगल 180 डिग्री हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वहीं पर एक नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। और फिर हम लोगों ने फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज करना है, F इज इक्वल टू P dE बाई dz। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला यहाँ पे डायमेंशनल बेसिस पे डेराइव हुआ है। आपको इस फॉर्मूला को याद करते हुए चलना पड़ेगा और इन वैल्यूज को पुट करना होगा। यहाँ ये जो 10⁵ वाली वैल्यू गिवन है, ये dE बाई dz गिवन है, दैट मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ चेंज इन डिस्टेंस। Now tell me any doubt in this question number 1.27 of NCERT। टॉर्क क्यों लिया? क्योंकि हमें दोनों निकालने को कहा है। ये देखो बच्चे, फोर्स भी निकालना है और ये टॉर्क भी लिखा हुआ है वर्ड। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, आपको दो चीजें निकालनी थी, फोर्स भी और टॉर्क भी। सर आपने तो यूनिफॉर्म फील्ड ली है। मैंने यूनिफॉर्म फील्ड नहीं लिया है, मैंने आपको बताया है कि अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड लेता तो सिर्फ मेरे पास टॉर्क होता PE sin थीटा, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो मेरे को दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। मुझे फोर्स भी कैलकुलेट करना है और टॉर्क भी, और मुझे फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज करना है P मल्टीप्लाई dE बाई dz, और टॉर्क का वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने डेराइव किया था पहले। ओके सर। ठीक है, 25 क्वेश्चन भी रह गया था। हाँ अभी कर रहे हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, हमारा कल क्वेश्चन रह गए 25। 25th क्वेश्चन में है,
ये क्वेश्चन 25th, an oil drop of 12 excess electron is held stationary in under a constant electric field of 2 into 2.25 into 10 power 4। देखो एक ऑयल की ड्रॉप थी, उसके ऊपर हमने 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यानी उसके अंदर प्रोटॉन्स के कंपेयर में हमने 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इस 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्वेश्चन में ये लेंगे कि हमने उस ड्रॉप पर चार्ज कितना दिया, चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑयल ड्रॉप, चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप। तो बताओ बच्चों ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज दिया हमने? 12 -12 12 इलेक्ट्रॉन। Ne होता है चार्ज का फॉर्मूला क्वांटाइजेशन से। 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 - 19 कूलम्ब होता है। तो यहां से हमारा फर्स्ट पॉइंट ये पता लग गया कि ऑयल ड्रॉप पर चार्ज कितना है। इसके बाद है क्वेश्चन में वो लिखता है इज हेल्ड स्टेशनरी। हमने उस ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी रखा हुआ है, हम उसे गिरने नहीं दे रहे, और उसे स्टेशनरी रखने के लिए हमने उस पे 2.55 10 पावर 4 न्यूटन बाय कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो अब हम एक डायग्राम से समझते हैं हम किस तरह से किसी ऑयल ड्रॉप को यहाँ पे स्टेशनरी रख सकते हैं। तो सपोज करिए ये हमारे पास यहाँ पर ऑयल ड्रॉप होती और हम उस पे एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते, और अब हम इस ऑयल ड्रॉप को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में रख देते। अब मान लो यहाँ पे ये पिंक लाइन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ऑयल ड्रॉप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। कोई भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है QE। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर वो चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स अपोजिट टू फील्ड एक्ट करता है, फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स अपोजिट टू फील्ड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे फील्ड मेरा डाउनवर्ड जा रहा है तो मीनिंग फोर्स किधर लगेगा, ऐसे ऊपर। ऊपर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया। और दूसरा यहाँ पे बच्चों एक फोर्स और लग रहा होता है, क्योंकि इसको हमने स्टेशनरी रखा है तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है डाउनवर्ड mg। ठीक है, अब अगर हमें इसको स्टेशनरी रखना है ड्रॉप को, फॉर ड्रॉप टू बी स्टेशनरी, तो कैसे रख सकते हैं हम इसको स्टेशनरी, उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है? E is equal to mg. Net यस, force is equal to यहाँ C. पे इलेक्ट्रिक फोर्स और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा, तभी ये ड्रॉप स्टेशनरी हो सकती है। फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अभी इलेक्ट्रिक फोर्स का हम निकाल सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाल सकते हैं mg से। अब देखो आगे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर वो बोलता है कि आपको डेंसिटी दे देते हैं, ऑयल की डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आप बताओ उसका ऑयल ड्रॉप का रेडियस कितना होगा, एस्टिमेट द रेडियस। तो क्या हम लोग यहाँ पर मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यस डेंसिटी सर। गिवन है? मास Excuse me sir. हाँ जी, सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों लिया? बिकॉज तभी तो उसके ऊपर फोर्स बैलेंस हो पाएगा, चार्ज नेगेटिव है ना। सो टू बैलेंस दिस mg फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स अपोजिट टू द फील्ड एक्ट करता है। तो अगर मैं फील्ड को डाउनवर्ड शो करूंगा तभी तो यहाँ पे फोर्स अपवर्ड बनेगा और वो mg को वेट को बैलेंस करेगा। ठीक है, सो वी नो डेंसिटी। चार्ज ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। हाँ नेगेटिव गिवन है ना, हमने 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। अभी डेंसिटी होता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम, तो इस हिसाब से आप मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग मास को सब्स्टिट्यूट करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो वी गेट QE इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्थ इक्वेशन में
we can put volume of the drop, volume of drop. अब ड्रॉप स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम हम लोगों को लेना है, 4 और pi r स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर pi r. क्यूब। तो ये हमें लेके चलना है। सो यहाँ आ जाएगा QE इज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ग्रेविटी G। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 3QE डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू 4 इंटू पाई इंटू ग्रेविटी। बच्चों ये आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, आर क्यूब। अब ये आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आर इज 3QE डिवाइड बाय 4 पाई DG होल पावर 1/3। सो ये हमारे पास होल पावर 1/3 लेना होगा, तो इससे हम लोगों के पास यहाँ पे रेडियस आ जाएगा। अब देखो एवरीथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। चार्ज है 12 इलेक्ट्रॉन्स का, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। यहाँ पे दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको। देखिए क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55 10⁻⁴ गिवन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ले लेंगे 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन बाय कूलाम। फिर हम लोग डेंसिटी लेंगे, डेंसिटी। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, तो ये डेंसिटी हो गई 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस ये है कि आपको ना इसको चेंज करना पड़ेगा डेंसिटी को। तो ये 1.26 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो ना ये केजी पर मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगी डेंसिटी। ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने से ये केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो अभी हम सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे रेडियस वाले में, और यहां से रेडियस की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा से एक बार आंसर देख लो। बल क्या करना है बेसिकली, वो आपको कहता है कि एक ऑयल ड्रॉप पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। उस ऑयल ड्रॉप को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर स्टेबल कर दिया है, तो बताओ कि उसका रेडियस ड्रॉप का कितना होगा। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है कि अगर ये ऑयल ड्रॉप को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी कर दिया, तो मतलब इसके ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। FE इक्वल्स टू FG। अब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg। फिर डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास को हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पुट कर दिया। फिर इसके बाद आई बात वॉल्यूम की, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कंसीडर कर लिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पुट कर दिया। फिर हम लोगों को यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालनी है ड्रॉप की, तो ये फॉर्मूला हमारा रेडियस के लिए बन गया, पावर उस साइड जाके 1/3 हो गई। और फिर ये चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी और ग्रेविटी, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। अभी ये सारी वैल्यूज गिवन है, ये इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, इससे लोग रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। Okay, sir. ठीक है, नाउ टेल मी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। सर एक बार No, ऊपर sir. स्क्रॉल कर दो। देखो सर इससे नीचे। बताओ, हो जाएगा यहां तक? एनी डाउट अप टू दिस? हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई डाउट? बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? No, sir. चलिए, इसके बाद हमें करना है 1.26 हमारा कल डिस्कस हो गया था, 25 हो गया।
अब इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखेंगे। सर एक डाउट आया था, हाँ जी, इस जो पिछला क्वेश्चन आपने अभी करवाया है इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? नहीं, सिर्फ दो फॉर्मूलाज करने हैं, टॉर्क का और फोर्स का। सर अगर इसमें पॉजिटिव साइन होता, अगर जैसे इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे, अगर इसमें डेफिशिएंट होता सर। तो पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखते ताकि फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में ही लगे और बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहता। अभी यहां देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.11 ऑफ एनसीईआरटी बुक। 1.11 क्वेश्चन 1.11 में हमने एक पॉलीथीन पीस को रब किया है एक वूल के साथ और पॉलीथीन पीस पर इतना नेगेटिव चार्ज आ गया 3 × 10⁻⁷। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बताने हैं, कहां से किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 11th क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। मान लीजिए यहां हमारे पास एक पॉलीथीन पीस है, उसको हमने वूल के साथ रब किया था। अब पॉलीथीन पीस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यानी वूल पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्योंकि जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। रीड द क्वेश्चन। पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। पॉलीथीन पीस पर नेगेटिव चार्ज आया है और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। हमें एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हमें एस्टिमेट करना है, तो क्या फॉर्मूला इसके लिए यूज करना होगा? चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन इक्वल्स टू एन लगाना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अब आप लोगों को चार्ज की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है। इससे n की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻7 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19 और इसी को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग n की वैल्यू निकाल पाएंगे 3 डिवाइड 1.6 × 10⁻⁻7 + 19 12 हो जाएगा, ये n आ जाएगा। और अगर हम लोग 3 को 1.6 से डिवाइड कर लेते हैं देन दिस नंबर इज इक्वल टू 3 डिवाइड 1.6 इज इक्वल टू 1.875। सो यहाँ पे 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना नो पॉसिबल है? सर, नहीं, नो सर, No, sir. पक्का? यस Sir, No, है sir. but macroscopic है। दिस इज पॉसिबल बेटा, यस इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? आपको क्यों लग रहा है नॉट पॉसिबल? पॉसिबल बाय रबिंग चाहिए ना नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। यस, देखो ये तब पॉसिबल कैसे है। अब ये जो 10⁻12 है वी विल यूज इट। हम इसको लिख सकते हैं 1.875 10⁻3 10⁻9। 10⁻3 होता है 1000, तो 1875 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। बच्चों ये नंबर तो पॉसिबल है, ये तब नॉट पॉसिबल होता, इट वुड बी नॉट पॉसिबल। यहां पे मैं लिख रहा हूं कब, इट वुड बी नॉट पॉसिबल इफ अगर यहां पे सिर्फ 1.875 आ रहा होता, लेकिन क्योंकि यहां पे 10⁻12 भी आ रहा है
इसका मतलब आप लोगों ने बहुत लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब सर जब जो यहाँ पे n के साथ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, सो वन कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन, ignore quantization if the electrons transferred are very very large. And how one can ignore quantization, it is clear to you. इस नंबर की वजह से इग्नोर कर सकते हैं, इस 10 पावर 12 की वजह से। हम इसके अंदर से 10 पावर 3 को अलग करके इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एक इंटीजर वैल्यू में, और अब 1875 इलेक्ट्रॉन इंटू 10 पावर 9 पॉसिबल है। बट अगर सिर्फ 1.875 आ रहा होता तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी बहुत कम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है, इफ ट्रांसफर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो सर जो ट्रांसफर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्वांटाइजेशन कैन नॉट। सर जैसे कोई भी नंबर पॉइंट में आएगा उसका पॉइंट हटाएंगे तो वो सारे ही पॉसिबल होंगे। हर बार कैसे हटेगा? अगर मान लो कि ट्रांसफर की बहुत कम चार्ज हो रहा होता ना, क्वेश्चन के अंदर बेटा यहाँ पे आप लोग चार्ज देखो कितना ट्रांसफर हो रहा है, 10 रेज टू पावर -7 कूलम। इसे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कहते हैं। अब मान लो किसी क्वेश्चन में चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता 4.8, या चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता मान लो 6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, तो ये होता वेरी स्मॉल चार्ज। और वेरी स्मॉल चार्ज का मतलब हुआ कि यहां पर आपका चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ट्रांसफर हो रहा है। और अगर ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ट्रांसफर हो रहा है, सो वन कैन नॉट इग्नोर द क्वांटाइजेशन। अब आप लोग अगर क्वांटाइजेशन लगाओगे तो आपके n की वैल्यू आएगी 6 डिवाइड 1.6, क्योंकि 10 माइनस 19 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नंबर बन रहेगा 6 डिवाइड 1.6, और लोग अगर हम यहाँ पे 6 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है 3.75। तो अब देखो इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते ना फ्रैक्शन से पॉइंट में, सो इट मींस Yes. दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अगर ये चार्ज 6 इंटू 10 माइनस 19 होता देन इट इज नॉट पॉसिबल। 100% हमें यहाँ क्वांटाइजेशन लेना होता और ये चार्ज पॉसिबल नहीं होता। बट ऊपर हमें जो क्वेश्चन में चार्ज गिवन है वो 3 इंटू 10 माइनस 7 कूलम्ब है, मीनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, और इसके लिए काफी लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो 10 रेज टू पावर 9 में। और जब ऐसे लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो जनरली क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है, क्योंकि आप रेज पावर की हेल्प से उस गिवन फ्रैक्शनल वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। ओके, सर जो पावर माइनस में होती तो कौन सी पावर माइनस में होती? सर यहाँ पे 10 रेज टू पावर 9 की जगह 10 रेज टू पावर -9 होता फिर। तो बेटा फिर स्मॉल स्केल पे हो जाता, फिर हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तब वही हो जाता, माइक्रोस्कोपिक वाला पॉइंट आ जाता। तो अगर ये ट्रांसफर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है बेटा, लार्ज अमाउंट में चार्ज है, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, देन यू कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन, अदरवाइज आपको क्वांटाइजेशन अप्लाई करना होगा। एनी डाउट इन दिस? इस क्वेश्चन का बी No, पार्ट, sir. इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? यस सर। तो यस, क्या यहाँ पे मास भी ट्रांसफर होगा? यस। Yes. Yes, there is a transfer of mass. So we write yes, there is transfer of mass. Transfer of mass due to transfer of electrons. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं उतना मास भी ट्रांसफर्ड होगा। सो वन कैन राइट मास ट्रांसफर्ड is equal to number of electrons transferred multiplied mass of one electron.
mass of one electron. So you have to use this concept. Mass transferred is number of electrons transferred into mass of one electron. Okay, next question is question number 1.10. See the statement of 1.10. An electric dipole with a dipole moment 4 into 10 minus 19 coulomb minus 9 coulomb aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 power 4. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. हमें निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल. हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है और वो कितने एंगल पर अलाइंड है 30 डिग्री पर, और उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और हमें डाइपोल मूवमेंट हमें यहाँ पे टॉर्क निकालना है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1.10. क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क के लिए? 1.10. सो वी राइट गिवन डाइपोल मूवमेंट इज, आपको यहाँ डाइपोल मूवमेंट दिया है 4 into 10 minus 9, 4 into 10 raised to power minus 9 कूलम्ब मीटर. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में. इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 into 10 power 4 न्यूटन बाय कूलम्ब. आपको इनका इंक्लिनेशन एंगल थीटा गिवन है 30 डिग्री. डायग्राम इसका ऐसा होगा कि ये यूनिफॉर्म फील्ड और इस यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोगों ने एक डाइपोल को रखा हुआ है. ये यहाँ एक चार्ज प्लस में है, एक चार्ज माइनस में है. ठीक है, तो अब डाइपोल पे लगेगा टॉर्क. टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल. तो बच्चों यहाँ टॉर्क होगा PE साइन थीटा. ठीक है, PE साइन थीटा. अब P की वैल्यू है 4 into 10 minus 9 कूलम्ब, E की वैल्यू है 5 into 10 power 4 कूलम्ब. सो 4 into 10 raised to power minus 9 कूलम्ब into 5 into 10 power 4 into sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री होता है 1/2. सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 10 into 10 raised to power minus 5, 10 raised to power minus 4 is torque. क्या ऐसा यूनिट होती है टॉर्क की? न्यूटन मीटर. टॉर्क की यूनिट ये न्यूटन मीटर. तो आप इसका आंसर न्यूटन मीटर में कैलकुलेट करेंगे. टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर. सो यहाँ पे हम लोगों के पास टॉर्क हो जाएगा 10 raised to power minus 4 न्यूटन मीटर. ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1.9. क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दिखाना. कौन से वाला? सर ये तो अभी सॉल्व किया है 1.1. आंसर दिखाऊं, क्वेश्चन दिखाऊं? आंसर ये रहा देखो. 1.10 में P गिवन था, E गिवन है, थीटा गिवन है. ये आपका एक यूनिफॉर्म फील्ड था, और उस यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोगों ने एक डाइपोल रखा हुआ है, और हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल. सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज PE साइन थीटा. अब P की वैल्यू है, E की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और यहां से हमें सॉल्व करके टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट की है 10 minus 4, और यूनिट होती है टॉर्क की न्यूटन मीटर. क्लियर है सर. अभी देखो 1.9, क्वेश्चन नंबर 1.9 देखते हैं. 1.9 में हमारे पास इस सिस्टम हैज 2 चार्जेस. एक चार्ज तो है 2.5 10 minus 7 कूलम्ब का, और एक उतनी वैल्यू का नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो A पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 -15 है, और दूसरा नेगेटिव चार्ज B पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 +15 है. आपको बताना है उस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है.
और उस सिस्टम की डाइपोल मूवमेंट कितनी है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। इसमें आपके पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, सपोज ये है हमारा पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब ए पॉइंट पे चार्ज है क्यू ए और क्यू ए की वैल्यू है 2.5 10-7। बी पॉइंट पे हमारे पास चार्ज है -2.5 10⁻⁻7 कूलम। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चे 0 0 -15, 0 0 -15 सेंटीमीटर। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 +15 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटर पॉइंट है ओ। 3 एक्सिस में। हाँ, 3 एक्सिस में नहीं है, बाकी 2 एक्सिस के तो कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो वो कह रहा है कि ये जो लाइन ए बी है ये अलोंग जेड डायरेक्शन पड़ी है, जेड एक्सिस में। सेंटर से ए वाले चार्ज का डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर है, सेंटर से बी वाले चार्ज का डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर है। आपको फर्स्ट फाइंड करना है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। बताओ टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। चार्ज सर ऑफ पहले ए, तो दोनों चार्ज ऑफ बी ऐड करोगे, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज है, 0 तो दोनों ऐड होके कितने होंगे, 0। 0 फिर आप कैलकुलेट करोगे डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। P is डाइपोल equals to मूवमेंट Q होता है चार्ज into into 2A. 2A इनटू सेपरेशन बिटवीन into द length. चार्जेस। अब चार्ज की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम इंटू सेपरेशन, ए से बी की सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। 15 एक तरफ 15 एक तरफ, 0 ओ से ए 15, ओ से बी 15, टोटल 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 2.5 इंटू 10⁻7, 30 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10, 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर इसकी यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की। सो यहाँ हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 7.5 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आज आप कंप्लीट करेंगे। तो और डायरेक्शन भी तो लिखनी होगी। माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, -q टू +q। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1.9, 10, 11, 1.25, 1.27। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन sir. आज कवर हुए हैं, ये कंप्लीट करनी है और इसकी पीडीएफ फाइल आपको सेंड करनी है मुझे। ओके सर। सर एक बार 25 का सॉल्यूशन दिखा दो। 25 देखो, ये था बेटा, चार्ज गिवन था और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एक डाउनवर्ड में उसका वेट लग रहा है। अगर उस ड्रॉप को हमें स्टेशनरी करना है तो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। एफ ई की वैल्यू क्यू ई हो जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स की एम जी। फिर मास पुट करा है ठीक है सर, डेंसिटी देखिए। इनटू वॉल्यूम से। फिर वॉल्यूम आपका स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब वाला। ठीक है।